पत्रकार और छायाकार बंधुओं का नमस्कार। आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा हरियाणा प्रदेश में 2006 के बाद लगे जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए हमारा 2018 से जो संघर्ष लगातार जारी है और उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए 19 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम हमने रखा है और उसमें हमारा उद्देश्य केवल एकमात्र है कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। जिस प्रकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी अभी पुरानी पेंशन नीति बहाल हुई है, वहां भी लगातार हमारा संघर्ष जारी था। वहां भी हमने वहां की सरकारों के साथ संघर्ष किया और उन सरकारों ने हमारे संघर्ष का और कर्मचारियों की 30 से 35 साल की सेवा का सम्मान करते हुए पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया। अब हरियाणा प्रदेश में भी हमारी मूवमेंट अब और तेजी पकड़ रही है और हरियाणा प्रदेश का तमाम विभागों का कर्मचारी और अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ और साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन है, तमाम कर्मचारी संगठनों का भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को समर्थन है। इसके साथ साथ हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उनका भी हमें समर्थन लगातार मिल रहा है। उनका समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकारी सेवा में केवल गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार के बच्चे ही आते हैं 15 से 20 साल कठिन मेहनत करने के बाद, और उनको पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया। जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी और जो उनके सम्मान, जो उनका जीवन स्तर सेवा काल के दौरान था, बुढ़ापे में भी उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लागू की गई थी, संविधान द्वारा अधिकार था। लेकिन हमारे नीतिकर्ताओं ने अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान रख लिया और कर्मचारी जो एक गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान 2004 में छीन लिया गया। और जो नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू की गई, वो 2 तरह से कर्मचारियों का शोषण करती है। एक आर्थिक शोषण, जिसमें कर्मचारियों का 10% वेतन का और जो आम जनता के करदाताओं का पैसा है 14% वो एनएसडीएल के माध्यम से बाजार और शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। दिक्कत अदानी के व्यापार में आती है, उधर से पैसा हमारा लगातार डाउन चला जाता है। उधर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, शेयर मार्केट नीचे जाती है, हमारे पैसा उस टाइम भी नीचे चला जाता है, लगातार नुकसान होता रहता है। तो इसी अन्याय और इसके साथ साथ बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा वो खत्म होगी, ये हमारा सामाजिक और मानसिक शोषण हो गया। इस शोषण के खिलाफ ही हमारा ये आंदोलन है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं जिसमें हमारे कर्मचारी 15 से 16 साल की सर्विस के बाद अब जो रिटायर हुए उनकी नामात्र पेंशन बन रही है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चीज को नोट करने वाली बात है कि सन 2000 के अंदर सेविंग अकाउंट या एफडी के ऊपर जो हमारा रिटर्न था या एन्युटी के ऊपर रिटर्न था, लगभग 10% का था और वो घटते हुए आज 6% के ऊपर आ गया है। और ये जो पेंशन पॉलिसी हमें रिटायरमेंट के बाद खरीद कर दी जाती है हमारे पैसे की, उसका भी रिटर्न आज लगभग 6%। और जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ये रामरूप जी एसडीओ के पद से रिटायर हुए 16 साल की सर्विस के बाद, 9.5 लाख रुपए इनका लगभग एनएसडीएल में रख लिया गया 40% और उस पे पेंशन बनी है इनकी 5,008 रुपए। इस तरह के हमारे बहुत सारे उदाहरण। ये जयपाल जी हैं, जेई इरिगेशन विभाग में थे, इनका लगभग 8,000 रुपए, 8 लाख रुपए एन्युटी के नाम पे रख लिया गया और केवल 3936 रुपए पेंशन बनी। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, लगभग 60 से 70 हजार रुपए बेसिक की अभी ले रहे थे, 60-70 हजार से इनको 3,000 पे खड़ा कर दिया। और अगर हम 4th क्लास कर्मचारी की बात करते हैं या सी ग्रुप के कर्मचारी की बात करते हैं तो उनका भी हमारे पास उदाहरण है कि 1,600 रुपए 1997 में ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगे थे, पार्ट टाइम बेस पर। 2006 में इनको रेगुलर कर दिया गया और जब ये रिटायर हुए 2020 में तो 1,677 रुपए केवल पेंशन बनी। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अभी उनका आप सभी पत्रकार बंधुओं ने उस बयान को भी सुना होगा कि भाई अगर पेंशन बहाल कर दी गई तो 2030 तक ही देश दिवालिया हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का आधार बनाया एक व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज को। मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग भी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया है। और अगर वो इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के ऊपर अपनी बयानबाजी करते हैं, आधारहीन बयानबाजी है जिनका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई तथ्य नहीं है, तो ये ना केवल
उनके सम्मान को बल्कि सीएम पद की गरिमा को भी कम करने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे अभी तो केवल 2% कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और 2030 तक भी हमारे 2 से 3% ही कर्मचारी रिटायर होंगे एनपीएस वाले। ज्यादा कर्मचारी तो हमारा 2035 के बाद रिटायर होने वाला है और पेंशन हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पर बता दिया कि कर्मचारी रिटायर नहीं हुआ और रिटायर होने से पहले देश और प्रदेश दिवालिया हो गया। इसके साथ मैं एक और बता दूं, आज हमारा लगभग एनपीएस में पिछले जो इस बजट का था 2700 करोड़ रुपए एनएसडीएल के पास जमा हुआ और टोटल हमारा जो अमाउंट है आज 15,000 करोड़ के लगभग जमा है और हर साल ये बढ़ता जाएगा। और जैसे मेरी सर्विस 25 साल की है तो 25 साल तक हमें एनपीएस में 24% की सैलरी का कंट्रीब्यूशन देना होगा। और जब हम रिटायर होते हैं हमारे यहाँ एक कर्मचारी औसतन 8 से 10 साल तक ही पेंशन लेता है। अब आप ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि 8 से 10 साल तक एक कर्मचारी को पेंशन देना उचित है या उसको 25 से 30 साल जब तक वो सर्विस करता है तब तक बाजार में उसके पैसे को निवेश करना उचित है। तो इस बाजार आधारित नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन है। और दूसरी बात, पहले एक बार हमारी 2018 में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में वार्ता हुई थी उनके ओएसडी से, तो उनकी तरफ से एक बात आया था कि 1% कर्मचारी है भाई हमारा क्या करेगा। अभी आपके पास उदाहरण है, पंजाब का उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर केवल मात्र ओपीएस के मुद्दे पर ही सरकार बदली है। और ओपीएस के मुद्दे पर सरकार क्यों बदली? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि आम परिवार के बच्चे हैं वो अपने परिवारों को भी जोड़ते हैं, जिनको 1 या 2% समझते हैं, उनके साथ परिवार के ही 5 सदस्य हैं, भाईचारा है। और कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अगर वो सरकार की गलत नीतियों को जब उजागर करने का काम करेगा तो सरकार बदलने का भी वो काम कर सकता है। मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रहे जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो भी कई बार बयान दे चुके हैं अगर पुरानी पेंशन नीति हिमाचल में बहाल हो जाती तो वहां पर उनकी सरकार बदलनी थी, रिवाज बदलना था। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो हम आज खुले मन से आज उनको बात कहते हैं कि या तो मुख्यमंत्री जी उनके पास 1 साल का समय है और उप मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 2019 के चुनाव में हमसे वादा भी किया था, हमारी पूरी टीम को बुलाकर ये बात कही थी जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दूंगा, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई सकारात्मक ना कदम उठाया गया ना हमारे साथ कोई वार्ता की गई। तो हम मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहते हैं या तो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, नहीं आने वाले समय में आज तमाम विभागों का कर्मचारी अधिकारी और उनके परिवार आज संगठित हो चुके हैं और हम वोट की ताकत से भी सरकार बदलने का काम करेंगे। और जो नेता या पार्टी हमें विश्वास दिलाएगी कि हम पहली ही कलम से पुरानी पेंशन नीति को हरियाणा प्रदेश में बहाल करेंगे तो हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी मजबूर होगा उनकी तरफ जाने के लिए। और इसके साथ साथ ये हम नहीं, ये सरकारी संस्थाएं, ये सेकंड नेशनल जुडिशरी पे कमीशन ये खुद कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाना चाहिए, नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट है 2019 की, उसके अंदर सीएजी ने भी सवाल उठाए कि इसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएं एनपीएस के अंदर, इसमें बदलाव की जरूरत है। मानवाधिकार आयोग दिल्ली इसके लेकर सरकार को लिख चुका है कि एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी में जो एनपीएस की अनियमितताएं उसका मूल्यांकन किया जाए और पुरानी पेंशन नीति की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। तो ये खुद सरकार की संस्था है। और दूसरे, आजकल सरकार एक नए नए अर्थशास्त्री इकट्ठे कर रही है, वो पता नहीं कहां की बात कहां तक घुमाने का काम करते हैं। और बड़े गर्व के साथ मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा मंत्री परिषद बात कहता है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने ये बोल दिया, मोंटेक सिंह फलाने अर्थशास्त्री ने ये बोल दिया। तो ये वही मोंटेक सिंह अहलुवालिया है जो 28 रुपए पर मंथ कमाने वाले को गरीबी रेखा से बाहर करने की बात कर रहे थे। और ये वही मोंटेक सिंह अहलुवालिया है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए केवल अपने बाथरूम के रिपेयर के ऊपर 35 लाख रुपए खर्च कर दिया था। मतलब वो खुद तो पुरानी पेंशन और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और गरीब परिवार के बच्चों के लिए जो बाजार आधारित एनपीएस थोपने की बात कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से ऑथेंटिक हम मान सकते हैं? और फिर दूसरी बात, हमारे पास हर चीज का आंकड़ा है। मुख्यमंत्री जी चाहे खुले मंच पर हमारे साथ चर्चा कर लें, चाहे सीएम आवास में चर्चा कर ले, चाहे वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर ले, अगर वहां पर हम ये बता दें कि पुरानी पेंशन में कोई भी खर्च ज्यादा नहीं है। अगर बजट की भी बात करें, अभी केंद्रीय बजट हमारा पेश हुआ है, वहां पर भी टोटल बजट का केवल 4% पेंशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के बजट में भी 3.5 से 4% ही पेंशन के ऊपर खर्च किया जाता है। तो ये जो एक भ्रम फैला दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से बोझ बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था डावाडोल होगी, तो
मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहता हूं, या तो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे, नहीं हरियाणा प्रदेश के लाखों कर्मचारी 19 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम सत्ता परिवर्तन की तरफ भी बढ़ने का काम करेंगे। पंचकुला सेक्टर 5 में हम एकत्रित होंगे, उसके बाद सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे। एनपीएस में अभी 900 के आसपास हमारे पास हरियाणा प्रदेश का जो आंकड़ा है, और लगभग सभी का आंकड़ा हमारे पास है कि किसके कितनी पेंशन बनी है। मैक्सिमम हमारा जो सी और डी ग्रुप का जो कर्मचारी है, क्योंकि ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल लगा है बाद में या लेट सर्विस में आया, तो उनकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम बन रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है भी ये बुढ़ापा पेंशन हमने बुजुर्गों के सम्मान के लिए लगा दी, और वहां जो कर्मचारी सरकार की नीतियों को आम जनता तक पूरी उम्र पहुंचाने का काम करते हैं, उसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम बनेगी। जी, कर्मचारी का अपना शेयर 10% है बेसिक प्लस डीए का, और सरकार 14% उसी का एनएसडीएल में जमा करवाती है। देखिए जी, देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एनपीएस पूरी तरह बाजार आधारित है। हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स वहां लगाया जाता है। अगर वहां शेयर मार्केट गिर जाती है, मार्केट में कोई अदानी अंबानी और हमारे उससे पहले बहुत सारे नीरव मोदी जैसे भाग जाते हैं पैसा लेकर, ज्यादातर हमारा पैसा एलआईसी यूटीआई और एसबीआई में लगा है, और इन्होंने उनको कर्ज दे रखा है, और वो कर्ज ना चुकाए एनपी हो जाता है तो वहां चले जाते हैं, तो हमारा पैसा डूबेगा। पीएफआरडीए बिल के तहत ही एनपीएस लागू की गई थी, और पीएफआरडीए बिल में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि निश्चित रिटर्न कितना होगा और कर्मचारी की निश्चित पेंशन कितनी बनेगी। और इसके साथ साथ उसके अंदर पीएफआरडीए खुद मान चुका है, अलग अलग जगह उन्होंने कैंप लगाए एनपीएस का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए। और एनपीएस शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों पे नहीं थोपी थी, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए लाई गई थी, लेकिन जब उन्होंने इसको नकार दिया तो सरकारी कर्मचारियों पे तो जबरदस्ती थोपा गया है इसको। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि ये तो सेंटर का मुद्दा है। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 309 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की पेंशन वेतन भत्तों को का जो प्रावधान है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू कर सकती है। 5 स्टेट मैंने आपको बताया, उन स्टेटों में लागू हो चुकी है। नहीं, हमारे बहुत सारे कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं हमारे खुद संपर्क में है, उन कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। और जी, और पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आज तक भी एनपीएस अडॉप्ट ही नहीं की गई। क्या पश्चिमी बंगाल कंगाल हो गया? और 60 सालों तक, देश के आजादी के बाद 60 सालों तक पुरानी पेंशन नीति लागू रही, और पुरानी पेंशन नीति लागू होते होते ही देश और प्रदेश ने इतनी तरक्की की है। तो ये बाहर नहीं है, एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। 2006 से आपने बोला कि 2006 से जो कर्मचारी लगे 2006 से पहले सबके सब ओपीएस पे थे, 2006 के बाद जी, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। सरकार ने एक बड़ी चालाकी करी थी कि 2006 से पहले जो कर्मचारी है वो 2006 से पहले जो कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन नीति में ही रहेगा, लेकिन जो 2006 के बाद भर्ती होंगे कर्मचारी